नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी कृत का पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 यानी कि पाठ 2। पाठ 2 जो हमारा है ये इसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में ही यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था और काफी सारी बातें हमने इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में पढ़ी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर जो है इसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और ये लिखा गया है कमलेश्वर जी द्वारा। तो देखिए, कमलेश्वर जी ने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि व्यंग्यात्मक शैली के रूप में, यानी कि व्यंग्यात्मक शैली में ये जो पूरा पाठ लिखा है, इसमें बताया है कि किस तरह से जो जॉर्ज पंचम थे। लास्ट सेशन में जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनको सब पता है कि कौन है जॉर्ज पंचम और क्यों उनकी नाक का इतना यहाँ पर पूरा चैप्टर उनकी नाक के विषय में ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये पाठ है कि जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है भारत दौरे पर आ रही थी, भारत की यात्रा के लिए आ रही थी और उस समय किस तरह की तैयारियां चल रही थी, किस तरह से भारत में तैयारियां चल रही थी और किस तरह से लंदन के जो अखबार हैं वो रोज रोज रानी के आने की खबरों को यहाँ पर छाप रहे थे। तो देखिए, सारी चीजें तो ठीक थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिल्ली बहुत जल्दी तेजी से दिल्ली में सब कुछ बदल रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था। वहां पर बहुत जल्दी जल्दी जो सड़कें हैं वो जवान हो रही थी। तो हम बात कर रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक की। तो यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पर आ रही थी तो उस समय पर भारत के अखबारों में, लंदन के अखबारों में आए दिन ये सारी खबरें छप रही थी कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां पर रानी के भारत यात्रा के लिए। उनका जो दर्जी है वो सबसे ज्यादा परेशान है कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा पर क्या क्या पहनेंगी। उनके जो रसोइये हैं और यहाँ तक कि उनकी पूरी कुंडली छप चुकी है अखबारों में। उनके घर का जो पालतू जो कुत्ता है, उनके घर के जो पेट्स हैं, उनकी भी पूरी कुंडली एक तरह से छप चुकी है अखबारों में। सारी बातें, रोज नई नई खबरें लंदन के अखबारों से छपती हैं और अगले दिन वो भारत के अखबारों पर उनकी कतरनें चिपकी हुई मिलती हैं। अब देखिए, सब चीज ठीक था, वहां पर भी तैयारियां चल रही थी, यहाँ पर भी तैयारियां चल रही थी और एक तरह से पूरी दिल्ली का काया पलट हो रहा था। जो सड़कें थी वो जवान हो रही थी, जो पुरानी जीर्ण बिल्डिंगें थी उनकी मरम्मत करवाई जा रही थी, सब कुछ ठीक किया जा रहा था। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो कमी थी जॉर्ज पंचम की नाक। यानी कि यहाँ पर जो इंडिया गेट पर एक जो मूर्ति लगाई गई थी, उस पर जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी। यानी कि वहां पर जो मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी और ये नाक ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। यानी कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि लेखक ने किस प्रकार से शब्दों का खेल यहाँ पर रचा है। नाक शब्द का जो प्रयोग होता है वो इज्जत के लिए होता है। तो देखिए, जॉर्ज पंचम के विषय में मैंने आप लोग को बताया था कि जॉर्ज पंचम आजादी से पहले, ब्रिटिश शासन जब हमारे देश में था उस समय पर वो यहाँ पर लोगों के ऊपर शासन किया करते थे। उनका काफी अच्छा रौब यहाँ पर चलता था, काफी अच्छा रुतबा यहाँ पर चलता था। तो देखिए, अब जब उनको यहाँ से भगा दिया गया है, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया गया है, हमारा देश आजाद हो चुका है, तो इस समय पर जॉर्ज पंचम की जो ये मूर्ति है और उस पर जो ये नाक है, यानी कि उनकी इज्जत करना अब कोई बहुत अच्छा लोग नहीं समझते हैं कि उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाए, बहुत अच्छी इज्जत दी जाए, क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा हमारे देश के साथ कभी भी नहीं किया। उनका शासन जो है हमेशा हमारे देश के लिए
खराब ही रहा हमारे देश को में उन्होंने फूट डलवाई, हमारे देश को उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से लूटा है। तो इस तरह से अब उनकी नाक की परवाह करना भारत के लिए या भारतवासियों के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी एक तरह से गोष्ठियां हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने चंदा भी जमा किया, बहुत सारे लंबे लंबे भाषण भी हुए इस विषय पर। तो इस विषय पर एक युद्ध जो है वो हमेशा बना रहा कि आधे लोग जो थे वो क्या करते थे, वो इस पक्ष में थे कि हमें जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगवानी, और आधे लोग इस पक्ष में थे कि मूर्ति है तो उस पर नाक भी होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्योंकि लंदन की रानी आ रही थी, यानी कि कुछ कुछ ब्रिटिश जो महारानी थी वो भारत आ रही थी, और उन्हीं के कुछ पूर्वज जो थे जो खास तौर पर यहाँ पर बहुत अहम अहम भूमिका जिन्होंने उस समय पर निभाई थी, तो उनकी नाक नहीं थी। तो इस तरह से भारत की नाक, यानी कि भारत के लोगों को अपनी चिंता यहाँ पर होने लगी कि रानी क्या सोचेंगी जब देखेंगी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। अब इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से होने लगी, यानी कि नाक की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से होने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि काफी सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो और वो इस नाक का प्रबंध करे। मूर्तिकार ने कहा कि मुझे यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी मूर्ति पर अगर नाक लगवानी है या किसी भी मूर्ति पर कोई पार्ट अगर जोड़ना है तो उसने कहा मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब, कहां और किसने बनाई या कब बनी। इस लाट के लिए उस समय पत्थर कहां से आया था। तो इस तरह से सब जो हुक्काम थे, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने सबने एक दूसरे की तरफ झांका और एक दूसरे की तरफ नजर घुमाकर इस तरह से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी कि जो एक सरकारी तंत्र होता है, एक जो सरकारी तंत्र होता है उसमें कोई भी इंसान अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अपने ऊपर कोई भी ऐसी एक समस्या कहे वो नहीं लेना चाहता कि उसको कुछ करना पड़े। क्योंकि देखिए एक तरह से काम जो हो रहा है वो सबके लिए है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब देखिए खैर धीरे धीरे मसला हल हुआ और एक क्लर्क को फोन किया गया, क्योंकि किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं उठाई कि हमको इस बात की जिम्मेदारी लेनी है या हम इस बात को जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ढूंढेंगे, हम काम करेंगे। तो फाइलों के पेड़ चीरे गए, कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो उसने जो हुकाम थे, यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये क्लर्क बुलाया था, जिसको वो डरते हुए वहां पर गया और उसने कहा कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी कि अब इस तरह की कोई भी लाट का कोई भी क्लू, कोई भी ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसमें इस तरह की बात कही गई हो। उसके बाद क्योंकि अभी तक तो एक उम्मीद थी, अब सबके चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, क्योंकि बहुत जल्दी ही रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी और उससे पहले इस नाक को लगाया जाना था, यानी कि उनकी इज्जत जो है वो वापस लानी थी। एक और कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। एक और कमेटी बनाई फिर और उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि जैसे भी हो ये काम होना चाहिए और इस नाक का सारा दारोमदार यानी कि एक तरह से इस नाक का पूरी जिम्मेदारी, पूरा कार्यभार आपका है। यानी कि अब चाहे नाक लगे चाहे ना लगे, आपकी जिम्मेदारी है, सब कुछ आपके ऊपर है। आखिरकार फिर से मूर्तिकार को बुलाया गया, क्योंकि एक नई कमेटी की गठन कर दिया गया, तो फिर से मूर्तिकार को बुलाया गया
और उसने मसला हल कर दिया, और उसने बातों ही बातों में मसला हल कर दिया। कैसे किया वो देखिए आप। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। अब मूर्तिकार ने देखा कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो उसने कहा कि क्या हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें पत्थर की किस्म का पता नहीं चल पाया है। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, यानी कि जहां पर इस तरह का पत्थर मिलता है वहां पर मैं जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। और जितने भी कमेटी के सदस्य थे उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। सभापति ने चलते चलते कहा, यानी कि जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने चलते चलते कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी कि उस समय वहां के जो सभापति थे उन्होंने इस बात को कहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, क्योंकि सभापति जी ने चलते चलते ये गर्व से कहा था, प्राउड से कहा था कि ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी हुई है और जरूरत है खोज करने की, और खोज करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। हमारा आने वाला जमाना खुशहाल होगा। अब इस तरह से जो मूर्तिकार था वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल गया। जो मूर्तिकार था उसने जितने भी हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी प्रदेश थे, उनका दौरा किया और पत्थर की जितनी खानें थी उनके दौरे पर वो निकल गया। लेकिन वहां से भी कुछ दिन के बाद वो हताश लौट आया, निराश लौट आया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, बहुत दुख उसको हो रहा था, बहुत परेशानी में वो था। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। क्योंकि देखिए वो जो लाट थी वो जॉर्ज पंचम की थी, और जॉर्ज पंचम कौन थे? विदेशी थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासक थे। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मैंने खोज डाला है पर इस किस्म का पत्थर यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, क्योंकि सभापति ने ही इससे पहले जो है इतना लंबा चौड़ा और इतना मोटिवेट करने वाला भाषण दिया था, तो अब उन्होंने गुस्से से कहा, तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना कर चुके हैं। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस पंक्ति को, क्या कह रहे हैं? लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? देखिए एक जो ये पंक्ति यहाँ पर है, ये पंक्ति क्या बताती है कि हम मानसिक तौर पर अंग्रेजों के गुलाम अभी भी हैं। हम केवल एक मोटे तौर पर, यानी कि एक दिखावे के तौर पर हम आजाद हुए हैं। हमने मानसिक दासता को स्वीकार तभी कर लिया था और अभी भी हम उसके गुलाम हैं और ज्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। यानी कि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता को भूल रहे हैं। हम पश्चिमी दिल, पश्चिमी दिमाग, यानी कि अब वो लोगों का अपने लोगों के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। दिमाग जो है अब वो कोई भी इंसान जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है
जो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जो डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपने देश, अपने शहर, अपने गांव में रहकर नौकरी करूं, अपने गांव वालों के लिए करूं, अपने शहर वालों के लिए करूं, अपने राज्य के लिए करूं, अपने देश के लिए करूं। वो हमेशा चाहता है कि मैं विदेश जाकर अच्छा मोटा पैसा कमाऊं। तौर तरीके देखिए, अब आपका हमारा जो रहन सहन है, पहले हमारा जो रहन सहन था और आज के रहन सहन में काफी अंतर आ गया है। जो हमारे तौर तरीके हैं, देखिए पहले के लोग जो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो क्या करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, दिए जलाते थे। और अब हम क्या करते हैं, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अब हम केक कटिंग करते हैं, अब हम कैंडल को बुझाते हैं। यानी कि हम पूरे पश्चिमी तौर तरीके हम अपना रहे हैं हर चीज के लिए। दिवाली का फेस्टिवल होता था, दिवाली खुशियों का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है, खुशियां बांटने का त्योहार है। और अब हमने दिवाली को बना लिया है गिफ्ट एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरह से फेस्टिवल। तो ये सारी चीजें जो है हमने पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते करते हमने अपना ली है। रहन सहन बदल चुका है। तो यहाँ पर सभापति जो है वो तैश पे आकर कह रहे हैं कि लानत है आपकी अक्ल पर। यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो विदेशी है। अब तो हमने खुद को चेंज कर दिया, यानी कि अभी भी हम पूरी तरह से मानसिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हमने जिन अंग्रेजों को यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाला था, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर अब हमारे देश को आजाद करवाया था। और आज हम उन्हीं अंग्रेजों के मानसिक रूप से दास्ता को, मानसिक गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब मूर्तिकार चुप खड़ा था, मूर्तिकार जो है वो बिल्कुल चुप खड़ा है और सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने ये बात सुनी, क्योंकि सभापति जी उसको डांट रहे हैं। और जब उसने सभापति जी की बात सुनी तो तब उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई। उसने कहा, एक बात और करना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। तो उसने कहा कि एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, लेकिन ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जो बाहर की दुनिया है वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो राजनीतिक जितनी भी चीजें होती हैं उन पर सबसे पहले जिसकी नजर होती है वो है मीडिया। एक बात होती है, उसकी 10 बातें बनाकर मीडिया जो है वो लोगों को बताता है, लोगों में फैलाता है। तो यहाँ पर मूर्तिकार ने कहा कि ये बात मीडिया तक लीक नहीं होनी चाहिए। और सभी सभापतियों की आंखों में जो है, जितने भी लोग थे वहां पर और जो सभापति थे उनकी आंखों में चमक आ गई। अब चपरासी को हुक्म दिया गया, कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। यानी कि ऐसी बात कि कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, क्योंकि हमारा देश है तो हमारे नेताओं की मूर्तियां भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो देखिए, नाक की बात हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जहां जहां आपको नाक शब्द यूज करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा वहां पर इज्जत पे बात आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है मूर्तिकार, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे नेता और बहुत सारे नेताओं की जो मूर्तियां हैं वो कहते हैं कि उनमें से, क्योंकि ज्यादातर जो है ये बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर चीजें
कभी भी कोई भी निम्न वर्ग का आदमी, अब देखिए जो बहुत निम्न श्रेणी का व्यक्ति होगा जिसके पास केवल खाने के लिए पूरा पढ़ पाता है, या वो अपने बच्चों को खिला पाता है, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है, अपने बच्चों का केवल पूरा कर पाता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी और को फॉलो करे, वो दिखावे की तरफ बढ़े। अच्छा, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं भी ऐसी पहनूंगा, या वो ये कर रहा है तो मैं भी ऐसी करूंगा। ये सारी चीजें ज्यादातर शुरू होती है उच्च वर्ग से। आपने देखा होगा आज के समय में जितने भी एक तरह से हमारे महानगर हैं, ज्यादातर सभ्यता संस्कृति का हाथ हमारे महानगरों में ही हुआ है। तो देखिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा टच में रहते हैं, वो लोग आना जाना करते हैं, वो लोग देखते हैं, वो लोग उस तरह से रहते हैं, उस तरह से खाते हैं, उस तरह से पीते हैं, सारी चीजें उनकी उसी तरह से होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, और अगर इजाजत हो तो आप ठीक समझे तो उनमें से किसी एक की जो इस लाट पर ठीक बैठे उस पर बिठा दी जाए। अब सबने सबकी तरफ देखा, यानी कि जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, ये तो बहुत अजीब बात थी कि अपने देश की नेता की नाक निकाल कर एक ब्रिटिश शासक की नाक पर लगा दिया जाए, यानी कि अपनी उनकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया जाए। तो देखिए, सबने सबकी तरफ देखा, जितने भी लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक क्षण के लिए थोड़ा सा बदहवासी आई और उसके बाद एक खुशी आ गई कि अगर उनकी नाक होगी तो हमारी नाक होगी, यानी कि अगर उनकी इज्जत हो जाएगी तो हमारी इज्जत उनकी नजरों में हो जाएगी, और हमारे नेता जो है या हमारे जो भी हमारे देश के लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, क्योंकि सभापति जी ने कहा इसमें देखिए बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। तो सभापति जी ने कहा कि लेकिन ये अगर आपको करना है तो बहुत होशियारी से करना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल गया। जब उसने देश भर में जितने भी हमारे नेताओं की मूर्तियां हैं उनको देखना था, उनको जो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक जो है उससे मिलाना था। इस तरह से जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाक उसके पास था, क्योंकि जो नाक जो है जॉर्ज पंचम की जो खो गई थी उसका नाक उसने ले रखा था, और वो जाकर हर एक नेता की नाक पर जो मूर्तियां लगी हुई थी उन पर जाकर उसको मैच करता था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांसजी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और फिर गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों में के पास गया। घबराहट में वह मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आया हूं और सब मूर्तियों को देख आया हूं, सबकी नाक का नाप लिया और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। देखिए क्या आपको मैंने यहाँ पर बताया, नाक जहां पर शब्द आएगा वहां पर इज्जत से बात होगी, ठीक है। तो क्या कहा है, देखिए अभी तक जितने भी यहाँ पर क्रांतिकारी हमारे देश के हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सबके नामों को यहाँ पर लिया गया है। वह दिल्ली से लेकर पूरे देश के उसने चक्कर काट लिए हैं। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर और
गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई, राजा राम मोहन राय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सबकी नाकों को उसने टटोल लिया है। सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यानी कि अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी हमारे देश के जो लोग हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी और जिनका नाम आज भी हम इतने गर्व के साथ लेते हैं और अपनी भारत की आजादी का पूरा श्रेय जिनको हम आज तक देते हैं, तो क्या कंपेयर था कि वो जॉर्ज पंचम की नाक उनके नाक के बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है उनकी नाक तो बड़ी होनी ही थी। जॉर्ज पंचम की नाक सबकी नाकों के आगे छोटी पड़ गई। यानी कि जॉर्ज पंचम की अब हमारे देश भारत में कोई इज्जत नहीं बची थी। सुनकर सब हताश हो गए। अभी तक सब खुश थे क्योंकि सबको लगा कि कम से कम हमारे देश में भी 50 तक तो लाटें होंगी ही, 50 तक तो मूर्तियां होंगी ही, क्योंकि इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, तो किसी न किसी की नाक तो मैच करेगी ही जॉर्ज पंचम की नाक से। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा ही पड़ गया और सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, यानी कि गुस्सा करने लगे। मूर्तिकार ने ढंढास बंधाते हुए फिर कहा, क्योंकि वो तो मूर्तिकार है, उसे तो जिम्मेदारी दी गई है, काफी अच्छा पैसा भी उसको वहां से मिल सकता है, तो वो फिर से उन सभी को ढंढास बंधा रहा है और कह रहा है, सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब देखिए यहाँ पर अब वो कंपेयर कर रहा है उन बच्चों की नाकों से जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अपना बलिदान दिया है। तो वो कहता है कि बिहार का जो सेक्रेटेरिएट है उसके सामने सन 42 में जिन बच्चों ने शहीद होकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, शायद उन बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक तो छोटी थी। तो अब देखिए यह सोचकर फिर वो वहां गया। यानी कि आप देखिए नाक का प्रबंध तो करना ही था, अब ये सोचकर वो उन बलिदानी बच्चों की लाटों के पास गया। अब वहां पर उसने देखा कि उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी थी। यानी कि सोचिए हमारे देश के जो बच्चे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, वो शहीद हो गए, उन बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यानी कि वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी इज्जत जो है काफी बड़ी थी जॉर्ज पंचम की इज्जत के सामने। तो इस तरह से अब बताइए मैं क्या करूं। अब वो परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वो फिर से पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि अब मैं क्या करूं। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ चीजें हमें सिखाने वाला है यहाँ पर। तो घर जाइए, पाठ को एक बार रिवाइज कीजिए, कुछ भी ऐसा है कि जो समझ में ना आया हो उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कीजिए। पाठ का शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।